हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशाज नॉलेज बैंक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे। कैसे लगे अभी तक के मेरे वीडियोस जो भी मैंने अपलोड किए हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है प्लीज़ मुझे बताइए। मैं आपके साथ उसे डिस्कस करूंगी और मैं आपको टॉपिक वाइज बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और जो भी बच्चे इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दें कि कभी कभी प्री सेक्शन में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऑप्शंस आगे पीछे करके देते हैं लेकिन क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि पीसीएस के एग्जाम में पीसीएस की वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी हैं। पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और आपको उसमें सभी टॉपिक्स क्लियर करने हैं। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें। As a result of global warming, the frequency and severity of which of the following are increasing due to global warming? Global warming के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग के कारण कि निम्न में से किसकी आवृत्ति और गंभीरता बढ़ रही है? देखिए ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के जो कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने के कारण किसकी आवृत्ति और गंभीरता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? और यहाँ पर ऑप्शंस में आप देख रहे हैं सभी प्रकार के तूफान और चक्रवात के नाम दिए हुए हैं, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन्स, नाम दिया गया स्टॉर्म्स, हरिकेन्स या ये सब। ध्यान रखिएगा इन सभी के ऑल ऑफ दी एबव, इन सभी की गंभीरता बढ़ती जा रही है। समझ में आया क्वेश्चन आपको कि ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या क्या चीज़ों में तीव्रता और गंभीरता बढ़ रही है। जैसे आप देखते हैं अक्सर कि ये तूफान आया, ये चक्रवात आया, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछे गए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Ultraviolet radiations from sunlight causes the reaction that produces which of the following? सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट विकिरण प्रतिक्रिया का कारण बनता है निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करता है? ध्यान रखिएगा जो यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं, आप सबको पता है। याद रखेंगे इसमें कि सूर्य यूवी रेज जो होती हैं वो निर्माण उत्पादन करती हैं किसका? O3 का, ओजोन जिसे कहते हैं। ओजोन लेयर वायुमंडल में जो पाई जाती है, ओजोन बनती है रिएक्शन के बाद, ये एक लेयर बनती है। और याद रखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ओजोन लेयर में होल हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, जिसके कारण से यूवी रेज अर्थ तक आसानी से आ जाती है। फाइन, चलिए नेक्स्ट। Which of the following was invented by Wilhelm Röntgen? विल्हेम रॉन्टगन ने किसका आविष्कार किया? ठीक है, आपको पता है कि रॉन्टगन ने एक्सरेज का आविष्कार किया था। याद रखेंगे एक्सरे मशीन इन्होंने डेवलप की थी। किसका इन्वेंशन किया था? एक्सरे मशीन का आविष्कार। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय हुम? डीएनए की दोहरा पेचदार ढांचा या द्विकुंडलिनी संरचना भी इसे कहते हैं, वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक्स ने। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन और कुछ बहुत सिंपल और टू द पॉइंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछे गए हैं। फाइन, तो आपका ये आंसर आता है वॉटसन एंड क्रिक्स। क्लियर है? और वॉटसन एंड क्रिक्स को नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया था क्योंकि इन्होंने ये मॉडल 3D में प्रेजेंट किया था। फाइन, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज द मैक्सिमम एनर्जी? याद रखेंगे निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होती है? तो इनका जो ऑर्डर है इसमें से आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो एक्सरेज से मिलती है। एक्सरेज, फिर यूवी रेज, उसके बाद विजिबल और फिर सबसे आखिरी में इंफ्रारेड से। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग?
मीथेन निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित होता है? उत्सर्जित होता है यानी एमिट होता है, निकलता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, जिस खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा गीली या दलदल वाली होती है, केवल मीथेन गैस दलदल वाली मिट्टी से रिलीज होती है। ठीक है, और केवल धान की जब खेती करते हैं तो उससे मीथेन निकलती है, सभी प्रकार के खेत से मीथेन गैस नहीं निकलती है। इसीलिए मीथेन को हम लोग मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? मार्श गैस। क्लियर? ठीक है, क्योंकि मडी प्लेसेस या गीली मिट्टी वाली जगह से रिलीज होती है। और इसमें ऑप्शंस देखिए कितने अच्छे दिए हैं। धान के खेत तो बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, दीमक का घर, दीमक भी हमेशा गीली मिट्टी में ही घर बनाने की कोशिश करता है, याद रखिएगा, दीमक भी मीथेन गैस रिलीज करते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? इसका सही ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। आप ध्यान से पढ़िए इसे, कि पहले सरीसृप, पहले कीड़े, ठीक है, शेल्ड एनिमल्स, गोले वाले जानवर यानी जिनके ऊपर शेल होती है, ठीक है, और फर्स्ट मैमल, सबसे पहले स्तनधारी। इन्हें हमें ऑर्डर में लगाना है कि किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई है। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनकी उत्पत्ति के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। देखिए पीपल, ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से कि हम लोग बायोलॉजी में ओरिजिन पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका डिटेल चैप्टर पढ़ाऊंगी। ध्यान रखेंगे अभी के लिए कि ये जो ऑर्डर है, सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी वो शेल्ड एनिमल्स की, इन चारों में से। शेल्ड एनिमल्स में हम कंसिडर कर सकते हैं जो ओयस्टर होते, पर्ल ओयस्टर। सीप देखा है आपने, सीप, ठीक। उसके बाद आते हैं आपके इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ठीक है, जैसे कि कॉकरोच, मधुमक्खी, तितली, ये सब। फिर आते हैं रेप्टाइल, सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, जैसे बिच्छू, सांप, ठीक है, ये आपका कछुआ, मगरमच्छ, ये सब। और उसके बाद आते हैं स्तनधारी, फर्स्ट मैमल्स, जैसे कि कंगारू, चमगादड़, मनुष्य, ये सब। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर दिए गए, इसको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है? क्लियर? समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट आते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक? देखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट की बात करते हैं, प्रदूषक जिनके द्वारा प्रदूषण फैलता है, ठीक है, तो उनमें से सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड्स वगैरह, ये एक विषैली गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे द्वितीय प्रदूषक पूछा गया है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड नहीं है, इसका सही आंसर है धुंध, स्मॉग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कीड़े से प्राप्त नहीं होता है? ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से कि ये बहुत सारी चीजें हमें कीड़ों से प्राप्त होती है, जैसे रेशम, सिल्क। सिल्क हमें रेशम के कीट के द्वारा मिलता है, जिसे इंग्लिश में सिल्क वर्म कहते हैं, जो सहतूत के पेड़ में रहता है, ठीक है। दूसरा है हनी, शहद। हनी जो होता है वो हमें हनी बी से मिलता है, मधुमक्खियों से मिलता है, जो फूलों के रस से बनाती हैं। लाख जो होता है, लैक, वो लाख के कीड़े से बनता है, ठीक है, लाख के कीड़े लाख उत्पन्न करते हैं। और पर्ल जो होता है, मोती, ये हमें सीप, अब मैंने आपको बताया था, ठीक है, फाइलम मोलस्का में आते हैं, शेल्ड एनिमल्स में। तो जो मोती होता है ये हमें इंसेक्ट से नहीं मिलता, तो करेक्ट आंसर है डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है सबसे स्टेबल है, स्थिर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा इकोसिस्टम और सबसे स्टेबल इकोसिस्टम होता है ओशियन का, ठीक है। कहाँ का होगा? ओशियन। क्लियर? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? आपको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है जो सूर्य से किरणें आती हैं पृथ्वी तक और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है,
तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हीट जनरेट होती है वो पृथ्वी के बाहर यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में नहीं जा पाती है, पृथ्वी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है और वही प्रभाव कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, इंक्रीज इन सी वाटर टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रिवर्स और लेक्स। देखिए ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबली बात करें तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। क्लियर है? चलिए देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी करा रही हूँ उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैक्सिमम इसे शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जो भी मैं वीडियोज़ आगे डालने वाली हूँ टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो वो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अटेंड ज़रूर करिएगा, आने वाले वीडियोज़ को भी लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी जो है इनमें से किस में सबसे ज़्यादा मात्रा में है? देखिए संतरा में होता है विटामिन सी, आपको पता है, सेब में, गाजर में विटामिन ए ज़्यादा होता है, और इन दोनों को कंपेयर करें आंवला और संतरा, तो आंवला में सबसे ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा नींबू में विटामिन सी होता है, लेकिन अगर यहाँ नींबू भी दिया होता तो याद रखेंगे आंवला में नींबू से भी ज़्यादा होता है विटामिन सी, सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम विटामिन सी आंवला में होता है। क्लियर? नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर? जीव से जीव मंडल तक निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संगठन का सही क्रम है? देखिए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से हम लोग ध्यान देंगे ये चीज़ कि हमने अभी आपको बताया था इकोसिस्टम स्टेबल है कहाँ का? ओशन का, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि आपको एक बायोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि जो जीव होते हैं वो अपने जीव मंडल यानी जो आसपास का बायोस्फीयर है वो किस किस तरीके से उन्हें अरेंज किया गया है, किस किस लेवल से वो गए हैं। तो इसका सही लेवल समझिएगा। देखिए इसका सही आंसर जो है वो है डी। कैसे? ध्यान देंगे, पॉपुलेशन की बात करते हैं, जनसंख्या, तो जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या जो होती है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जब एक प्रकार की प्रजाति अगर एक स्पेसिफिक एरिया में रहती है तो वो जनसंख्या कहला सकती है। ठीक है, लैंडस्केप का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह पर प्रजाति जो होती हैं वो इकट्ठा एक साथ रहती हैं तो वो लैंडस्केप कहलाता है। कम्युनिटी का मतलब होता है कि कई एक प्रकार की प्रजातियां कई एक जगह पर रहती हैं, वो कम्युनिटी बनाती है, समुदाय बनाती हैं, और कई एक प्रकार की प्रजातियां जब एक ही जगह पर रहती हैं, ठीक है, इकट्ठा रहती हैं, तो वो इकोसिस्टम डेवलप करती हैं। ठीक है, और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ जो भी रिलेशन रखती है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अगला आता है, बायोडाइवर्सिटी हैज मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम? जैव विविधता से अधिकतम खतरा है। जैव विविधता से अधिकतम खतरा है वायु प्रदूषण में, कृषि कार्यों में सुधार, जलवायु परिवर्तन या जल प्रदूषण। ध्यान रखेंगे क्लाइमेट चेंज में खतरा ज्यादा होता है बायोडाइवर्सिटी के कारण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इट्स क्लाइमेट चेंज। क्लियर? नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। नीचे दो बयान दिए गए हैं, एक एजर्शन है अभिकथन और दूसरा है रीजन। ठीक, बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। एजर्शन में दिया गया है ह्यूमन बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज। मानव शरीर सेल्यूलोज को पचाने में असमर्थ है। पता है ये सबको कि मनुष्य के शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, स्टार्च, दूसरा रीजन दिया गया है क्योंकि स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम जिसका नाम है डायस्टेज। ठीक है, याद रखेंगे मनुष्य के शरीर में डायस्टेज पाया जाता है इसलिए सेल्यूलोज होता है, ऐसा तो नहीं है। कोड्स देखिए कैसे दिया है, ए सही है,
एजर्शन सही है, रीजन सही है, एजर्शन सही है, रीजन इसका सही, आर इसका जो है रीजन है वो सही है, ऐसा नहीं है। देखिए ये एजर्शन पूरी तरीके से सही है क्योंकि मनुष्य का शरीर सेलुलोज नहीं पचा सकता, लेकिन मनुष्य के शरीर में डायस्टेज एंजाइम नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ध्यान देंगे इस तरीके से, ये है सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ध्यान देंगे इसमें कौन सा है, द करेक्ट आंसर इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक। चलिए, कोई भी डाउट अगर आपके मन में आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि मैम ये टॉपिक से हमें रिलेटेड क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप टॉपिक पढ़ाइए, मैं अगले वीडियो में जरूर से जरूर वो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम इसे शेयर भी करिए, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि जितने भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, पीसीएस का, एसएससी का, रेलवे का, किसी भी एग्जाम किसी भी तरीके का, उसमें जो साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आते इधर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसे आपको क्लियर करूँगी, फाइन। Which one of the following organism will not feel any pain on being pricked by needle? निम्नलिखित में से कौन सा अंग सुई से चुभने पर दर्द महसूस नहीं करेगा? याद रखेंगे, हमारी त्वचा में अगर सुई चुभो तो दर्द होता है, हार्ट में भी होता है, आई में भी होता है, लेकिन ब्रेन एक ऐसा पार्ट है, मस्तिष्क, जिसमें अगर आप सुई चुभोते हो तो ब्रेन जो होता है, इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इसे सेंस नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें दो तरीके के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर, क्लियर। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको ब्रेन में पढ़ाऊंगी। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? देखिए इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, क्लियर। विटामिन ए की कमी से कैंसर होता है वायरस के द्वारा, जिसका नाम है ऑन्कोवायरस। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गोइटर, जिसे गंडमाला भी कहते हैं। याद रखेंगे कि जो गोइटर होता है, इसमें आपकी जो वो ग्लैंड्स होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और गले में स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग के कारण गले में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, इसे घेंगा कहते हैं, गोइटर, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें हड्डियां बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट हो जाती हैं, कह सकते हैं खोखली हो जाती है, फाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है, आपको पता है इसमें कौन सा आंसर सही है, इट्स सी, गोइटर, गोइटर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज? हाँ, निम्नलिखित में से किसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा मस्तिष्क है? ध्यान रखेंगे, शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा मस्तिष्क बोलते हैं तो दिमाग में आता है फटाफट चींटी, ऐसा नहीं होता है। आप पहले ऑप्शन पढ़िए क्या कह दिए हैं, यहाँ चींटी, हाथी, डॉल्फिन और मनुष्य भी दिया गया है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है डॉल्फिन, ठीक है। जो डॉल्फिन होती हैं, ठीक, डॉल्फिन जो होती है, इनके शरीर के अनुपात में इनका मस्तिष्क जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक। एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, डॉल्फिन जो होता है, ठीक है, ये क्या है, मछली है या मैमल है? डॉल्फिन स्तनधारी होता है, क्लियर, मैमल होता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, डॉल्फिन जो होता है मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्तनधारी जो होता है, मनुष्य से भी ज्यादा, वो डॉल्फिन होता है। मनुष्य अपने मस्तिष्क का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? हम अपने मस्तिष्क का हार्डली 1% या लेस देन 1% यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन डॉल्फिन अपने मस्तिष्क का 6 से 7% उपयोग करती है, 6 to 7%, इसीलिए इसे बोला जाता है मोस्ट इंटेलिजेंट। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, आइंस्टीन ने अपना ब्रेन यूज किया था केवल 3%, तो इसलिए बोल दिया गया कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं सब 3% यूज करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं, लेकिन जो डॉल्फिन होता है वो 6 से 7% उपयोग करता है, इससे बोलते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर, ठीक। और इंडियन का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? डॉल्फिन है,
इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इससे रिलेटेड बताए, प्लीज आप इसे दिमाग में रखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टोन्स प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर इफेक्ट द डाइजेशन ऑफ, पित्ताशय में मौजूद पत्थर पाचन को प्रभावित करते हैं। अगर आपके गॉल ब्लैडर में किडनी या किडनी में, ठीक है, किडनी की बात नहीं करते हैं, गॉल ब्लैडर से क्वेश्चन आया, पित्त की थैली में अगर पथरी हो जाती है तो ये किसके पाचन को रोकती है? ध्यान रखिएगा, जो पित्त की थैली होती है उसमें बाइल जूस इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, लिवर में बाइल जूस बनता है, पित्त की थैली में स्टोर होता है। याद रखेंगे, बाइल जूस मदद करता है वसा के पाचन में, अगर पथरी हो जाती है तो ये वसा के पाचन को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वसा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया, फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जेनेटिक डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रतौंधी जो होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होती है। दूसरा है एल्बिनिज्म, रंगहीनता। एल्बिनिज्म जो होता है, एल्बिनिज्म में भी आपकी ब्लड सेल्स प्रभावित होती हैं, ठीक है, जिससे आपको डिफरेंस नहीं समझ में आता है कलर में। ठीक है, हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया में विटामिन के की कमी के कारण भी हो सकता है। हीमोफीलिया में खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग ठीक तरीके से नहीं होती है, जिसे हम हीमोफीलिया का नाम देते हैं, यानी ब्लीडिंग बंद नहीं होती चोट लगने पर। कलर ब्लाइंडनेस, यानी इससे कहते हैं हिंदी में वर्णांधता भी कह सकते हैं, रंग दृष्टिहीनता भी कहते हैं। वर्णांधता या रंग दृष्टिहीनता, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको लाल और हरे रंग के बीच में अंतर नहीं पता कर पाते। लाल रंग हरे रंग का दिखता है, हरा रंग लाल रंग का दिखता है। ठीक है, ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। ठीक है, तो एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये तीनों ऐसी बीमारी हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे में जाती हैं। लेकिन जो रतौंधी होती है, ये किसकी कमी के कारण होती है? ये होती है विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, चलिए, तो पीपल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये जितने भी आज 20 क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को फिर से देखिए, अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियोस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले वीडियोज़ में जो मैं टॉपिक्स डालने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और कोशिश करिए कि जितना भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसे आप रिपीट करिए और मुझे बताइए ज़रूर कैसा लगा। ठीक, थैंक यू सो मच क्लास।